नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी का चित्रकूट दौरा। आज दोपहर 1:45 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। धर्मनगरी में करीब 2 घंटे तक रुकेंगे सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और असावर माता के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और चित्रकूट में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां कई कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 1:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से चित्रकूट पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर धर्मनगरी में करीब 2 घंटे तक रुकेंगे सीएम योगी और महर्षि वाल्मीकि आश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद असावर माता के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी, जहां पर दर्शन करने के बाद कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर चित्रकूट में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे। इस विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कई जनप्रतिनिधि और साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे और तमाम विकास कार्यों को लेकर बातचीत की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो दोपहर 1:45 पर चित्रकूट पहुंचेंगे सीएम योगी, यानी कि आज चित्रकूट के दौरे पर, जहां 1:45 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां जाकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही धर्मनगरी में बता दें 2 घंटे रुकेंगे और इसके बाद असावर माता के दर्शन भी करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां उपचुनाव को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कई सीटों के लिए प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा, फिरोजाबाद और कानपुर का दौरा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ ही अमरोहा की नौगांवा सादात सीट में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:20 पर फिरोजाबाद की टुंडला सीट के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नारकी क्षेत्र के कोटला में एसआरके कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 2:30 बजे यानी कि 2:50 पर लगभग 2:45 बजे कानपुर के घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो घाटमपुर में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के लिए प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके बाद आगमन को लेकर कई जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है। तो उपचुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जितने भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं मैदान में, उन सभी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो उपचुनाव को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कई सीटों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। अमरोहा, फिरोजाबाद और कानपुर जाएंगे। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि अमरोहा पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां उनके आगमन को लेकर काफी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो अमरोहा पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिरोजाबाद और कानपुर पहुंचेंगे। तो प्रभजीत सिंह हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अमरोहा पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ माहौल इस वक्त? हमें सुन पा रहे हैं आप प्रभजीत? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा कोशिश की जाएगी उनसे जुड़ने की, पल पल का अपडेट आपको देंगे। तो बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त पहुंच चुके हैं अमरोहा, जिसके बाद वो फिरोजाबाद जाएंगे और कानपुर जाएंगे। तो अमरोहा की नौगांवा सादात सीट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो यानी कि बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और दोपहर 1:20 पर फिरोजाबाद की टुंडला सीट के लिए प्रचार करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। नारकी क्षेत्र के कोटला में एसआरके कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2:50 पर कानपुर के घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां घाटमपुर में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के लिए प्रचार प्रसार करेंगे डिप्टी सीएम। बहरहाल फिलहाल पहुंच चुके हैं, बता दें आपको, अमरोहा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो बता दें कि अमरोहा की नौगांवा सादात सीट में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
लखनऊ से खबर है जहां बीजेपी के अनुषंगिक संगठन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जनहित कामगार कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान संगठन के विस्तार में जानकारी दी गई। प्रवासी मजदूर और कामगारों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। हजरतगंज क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो प्रवासी मजदूर और कामगारों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। तो बीजेपी के अनुषंगिक संगठन के लिए ये समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के अनुषंगिक संगठन का सम्मान समारोह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनहित कामगार कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम और राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान संगठन के विस्तार के बारे में जानकारी दी गई। प्रवासी मजदूर और कामगारों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सम्मान समारोह का, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा और कौन कौन इसमें शामिल हुए? निश्चित तो बता दूं आपको, ये भाजपा है जो उसका अनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय जनहित कामगार कर्मचारी महासंघ। इसका जो निर्माण है एक तरीके से जो नितिन गडकरी है उन्होंने किया है। उसके बाद प्रवेश पाठक जो इनको प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश में 4 प्रदेशों के जो कामगार जो डेली पे काम करते हैं उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर उसको लेकर के आज पहली बैठक लखनऊ में की गई, जिस दौरान जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनको बताया, उनसे जानकारी ली गई क्या समस्याएं आ रही हैं उनके लिए काम करने में, या सरकार ने कौन सी बेहतरीन जो सुविधाएं उनको दे रखी है और कौन से रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। जी और जिस तरीके से ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और सम्मानित भी किया गया कार्यकर्ताओं को, तो इसके जरिए एक ये कोशिश की कार्यकर्ताओं में जोश बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही पूरा एक तरीके से अगर देखें तो जो कामगार हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बैठक की गई, जिससे जो निचले तबके के रोजगार जो डेली बेसिस काम करते हैं उनको किस तरह से सीधे सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाई जाए, साथ ही साथ उनकी समस्याएं सरकार तक किस तरह पहुंचाई जाए, इन चीजों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक रही। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो प्रवासी मजदूर और कामगारों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया, साथ ही सम्मानित भी किया गया। लखनऊ से खबर है जहां यूपी में विधानसभा उपचुनाव में दागियों की भरमार। उपचुनाव में खड़े होने वाले 21% उम्मीदवार दागी। उपचुनाव के 39% प्रत्याशी करोड़पति इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जारी किया। प्रत्याशियों का ब्यौरा देवरिया सीट से सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी सबसे अमीर प्रत्याशी पाए गए हैं और वहीं सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की कुल आय 31 करोड़ रुपए है। मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा के 7 में से 5 और सपा के 6 में से 5 और कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। तो 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कुल 88 उम्मीदवार हैं। तो 39% जो ऐसे उम्मीदवार हैं वो दागी हैं। इन उपचुनावों में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कुल 88 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव में दागियों की भरमार। इस बार उपचुनाव में खड़े होने वाले 21% उम्मीदवार दागी हैं। तो उपचुनाव के 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी कि 21% उम्मीदवार दागी और 39% प्रत्याशी करोड़पति। और इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये जारी किया है ब्यौरा पूरा प्रत्याशियों का। देवरिया सीट से सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और वहीं सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की कुल आय 31 करोड़ रुपए है। मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा के 7 में से 5, सपा के 6 में से 5 और कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है, यानी कि 28 उम्मीदवार जिनका ब्यौरा दिया गया है। 88। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से खबर है जहां पर नेहरू चिकित्सालय में शुरू हुई ओपीडी। तो अस्पताल में पूरे 6 महीने बाद ये ओपीडी सेवा शुरू हुई है। ओपीडी शुरू होने से पहले अस्पताल सैनिटाइजेशन किया गया उसका, और उसके बाद पार्षद निमांशु यादव ने पूरे अस्पताल का सैनिटाइजेशन कराया। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय।
तो ओपीडी शुरू होने से पहले अस्पताल का सैनिटाइजेशन कराया गया। प्रयागराज से खबर, जहां नेहरू चिकित्सालय में ओपीडी शुरू हुआ और अस्पताल में पूरे 6 महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू की गई है। ओपीडी शुरू होने से पहले अस्पताल का सैनिटाइज किया गया और उसके बाद पार्षद हिमांशु यादव ने पूरे अस्पताल का सैनिटाइजेशन कराया। और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय। तो 6 महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू की गई है और ओपीडी सेवा शुरू होने से पहले पूरे अस्पताल का सैनिटाइजेशन कराया गया। तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर नेहरू चिकित्सालय में ओपीडी सेवा शुरू हुई। पूरे 6 महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू की गई है और शुरू होने से पहले पूरे अस्पताल का सैनिटाइजेशन कराया गया है। तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय। गाजियाबाद में एक और व्यापारी लापता हुआ। कारोबारी की गुमशुदगी, व्यापारियों में हड़कंप मचा। थाना सिहानी गेट इलाके में कार समेत लापता हुआ व्यापारी। राजनगर एक्सटेंशन से किराना कारोबारी पराग घोष लापता। सुबह घर से काम के लिए निकले थे किराना कारोबारी पराग घोष। इससे पहले 26 जून को बिल्डर विक्रम त्यागी लापता हो गए थे। मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ा सवाल कि गाजियाबाद में आखिर कब सुरक्षित होंगे कारोबारी। जिले में क्यों एक के बाद एक कारोबारी लापता हो रहे हैं। कारोबारियों को जमीन खा रही है या आसमान निगल रहा है। आखिर पुलिस का इकबाल कहां है। तो एक और कारोबारी लापता, पराग घोष। गाजियाबाद में एक और व्यापारी लापता हुआ, पराग घोष। और आपको बता दें कि इससे पहले भी एक और कारोबारी है जिसका अपहरण कर लिया गया और अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। का नाम पराग घोष है। उनके परिवारजनों के द्वारा एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस उनके परिवार वालों से बातचीत करके उनके जिन जगह संभावित जगहों पे वो जा सकते हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और अपने स्तर से भी हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका पता लग सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ से खबर है, जहां भू माफिया पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपराधिक षड्यंत्र समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जियामऊ के लेखपाल की तहरीर पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जे पर यह एफआईआर दर्ज की गई। मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी का डालीबाग में बना मकान अवैध घोषित किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा और दस्तावेजी हेराफेरी का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। अब फरहत अंसारी के मकान पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। तो राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि बाहुबली जो विधायक रहे हैं, माफिया रहे हैं, उनके खिलाफ तो प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, यानी कि शिकंजा कसता ही जा रहा है प्रशासन का। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ये इस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है। पहले मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी पर इस तरह कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की जो भाभी है, अफजल अंसारी की जो पत्नी है फरहत अंसारी, इनकी भी जो डालीबाग में इनका मकान बना था उसको अवैध घोषित किया गया है, उसको अवैध संपत्ति घोषित किया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल, उनकी तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120 की 420, 447, 448 और 427 के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और कभी भी जिनका जो मकान अवैध घोषित किया गया उस पर बुलडोजर चल रहा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अवैध संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में ये फरहत अंसारी की जो संपत्ति है उसको अवैध घोषित किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है और जल्द ही इस अवैध संपत्ति को धराशायी भी प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। ठीक राहुल, जिस तरीके से ये आपराधिक षड्यंत्र के तहत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो मकान है जिसको अवैध घोषित किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र आखिर किसके खिलाफ, और जिस तरीके से लगातार प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, ये बात तो साफ जाहिर होती है कि जितने भी ये बाहुबली विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, माफिया रहे हैं, इनके साम्राज्य की एक एक ईंट उखाड़ लेना चाहती है प्रशासन। और निश्चित तौर पर शायद यही इसी तरह की कार्रवाई कुछ इसी तरह का इशारा भी कर रही है। पहले जिस तरह से मुख्तार अंसारी, उनके दोनों बेटों के खिलाफ कार्रवाई की गई,
उनके भाई अब्दुल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस तरह से इन्होंने पिछली सरकारों में जो गरीब तबका था, जो सरकारी संपत्ति थी, उस पर दबाव बनाकर उस पर कब्जा किया, उस पर मकान बनाए। अब उन एक मकान को चिन्हित किया जा रहा है, जो भी अवैध है उनको अवैध घोषित कर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो ध्वस्तीकरण है, वो ध्वस्तीकरण का पैसा भी इनसे वसूला जाएगा और जब से इन्होंने कब्जा किया है वो तमाम इनसे वसूली की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, चिन्हित करके जो भी माफिया है, जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका राहुल। लखनऊ से खबर है, जहां कोरोना टेस्टिंग को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब 600 रुपए में होगी आरटीपीसीआर टेस्टिंग और कोरोना टेस्ट के लिए अब तक देने पड़ते थे 1500 रुपए, लेकिन अब ये रकम 600 रुपए कर दी गई है। यानी कि अब 1500 रुपए नहीं देने पड़ेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, अब मात्र 600 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा सकता है। थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी। कैंसर और किडनी के मरीजों का 300 रुपए में कोरोना जांच यानी कि कोरोना टेस्ट होगा। और एसीएस चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने यह आदेश जारी किया है। तो यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दे दिए गए हैं। चिकित्सा संस्थानों और राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये तय की गई टेस्टिंग रेट, जो कि सभी के लिए आदेश के तौर पर जारी कर दी गए हैं। अब आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है, जो 1500 रुपए में होती थी, अब मात्र 600 रुपए में की जाएगी। लखनऊ से खबर है, जहां आलू और प्याज की कीमतों पर राज्य सरकार का निर्देश। राज्य सरकार सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगी प्याज और आलू। मोबाइल वैन से राज्य में उपलब्ध कराया जाएगा प्याज और आलू। 36 रुपए में आलू और 55 रुपए में प्याज उपलब्ध कराएगी सरकार, यानी कि 36 रुपए किलो में आलू और 55 रुपए किलो में प्याज। तो आज से लखनऊ में शुरू होगी मोबाइल वैन की शुरुआत, जिसके जरिए आलू और प्याज दिया जाएगा। और मोबाइल वैन में आलू प्याज के साथ दाल भी मिलेगी। लखनऊ के बाद अन्य जिलों में संचालित होगी ये योजना। तो अब मोबाइल वैन के जरिए लोगों को आलू और प्याज उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही दाल भी दी जाएगी। तो 36 रुपए किलो आलू मुहैया कराया जाएगा, 55 रुपए किलो प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। और आज से मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत होगी लखनऊ में, और लखनऊ के बाद अन्य जिलों में भी संचालित होगी ये योजना। सहारनपुर से खबर है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग में करीब 12 लोगों के झुलसने की सूचना। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पटाखा फैक्ट्री में आग की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। थाना बिहारीगढ़ घाट के गांव सतपुरा में पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी है और इस आगजनी की घटना में लगभग 12 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो थाना बिहारीगढ़ घाट के गांव सतपुरा में पटाखा फैक्ट्री में ये आगजनी की घटना हुई और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 12 लोगों के झुलसने की सूचना सामने आई है। हालांकि किस वजह से ये आग लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी है। हालांकि पटाखा फैक्ट्री में आग की सूचना मिलने पर ही पुलिस भी पहुंची और साथ में दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बहुत ठीक भाई। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में धुत पुलिसकर्मी से संभल नहीं रही है, तो सरकारी कार्बाइन बिना वर्दी के कार्बाइन के दम पर पुलिसकर्मी नशे में अपनी धौंस जमा रहा है। वायरल वीडियो में गोली चलाने की बातचीत हो रही है। नगर कोतवाली इलाके के सदर बाजार का पूरा वीडियो बताया जा रहा है। बड़ा सवाल कि ऐसे पुलिसकर्मी कैसे सुधरेंगे, कैसे सुधारेगी प्रदेश की जो प्रशासन है, ये कैसे सुधरेगा और ऐसे पुलिसकर्मी कैसे सुधरेगी प्रदेश की कानून व्यवस्था। तो नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है और नशे में धुत पुलिसकर्मी से अब सरकारी कार्बाइन नहीं संभल रही।
तो बिना वर्दी की कार्बाइन के दम पर पुलिसकर्मी नशे में अपनी धौंस जमा रहा है। वायरल वीडियो में गोली चलाने की बातचीत हो रही है। नगर कोतवाली इलाके के सदर बाजार का वीडियो पूरा बताया जा रहा है। चलो चलो दीवार बैठ यार इधर आओ लगाए बुलंदशहर से खबर है, जहां करंट की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में किए गए तारबंदी में उतरे करंट से ये हादसा हुआ है। आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत में तारबंदी की गई थी। खेत में चारा काटने गए थे मां और नाबालिग बेटा। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के शेरपुरा का ये पूरा मामला है, जहाँ खेत में चारा काटने गए थे मां और नाबालिग बेटा और करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। तो बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के शेरपुरा का ये पूरा मामला, जहां करंट की चपेट में आने से मां और बेटी दर्दनाक मौत। खेत में तारबंदी की गई थी, तारबंदी में करंट उतर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए ये तारबंदी की गई थी। तो खेत में गए थे मां और बेटा, करंट की वजह से दोनों की मौत हो गई। आजमगढ़ से खबर है, जहां एक बार फिर से असहाय दिखी खाकी। दलित बस्ती में पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने दलित बस्ती में पहुंची पुलिस, एसआई और महिला आरक्षियों के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता और हाथापाई की। पुलिस जीप से 2 आरोपियों को भी छुड़ा ले गए मनबड़ युवक। ग्रामीणों के दबंगई के सामने मूक दर्शक बनी रही पुलिस। ग्रामीणों की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद भारी संख्या में गाँव में पहुंची फोर्स ने पुलिस को मुक्त कराया। ग्राम प्रधान की शिकायत पर बिना किसी आदेश के कब्जा हटाने पहुंची थी पुलिस और मनबड़ युवकों पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही देवगांव कोतवाली पुलिस। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली दलित बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार देखा गया कि किस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बना लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।